Good morning, sir. Good morning, sir. Lower one. Good morning. Good morning, sir. Good morning. देखिए कल हम लोग बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है, फोर्स हमें सिंपल निकालना आता है। ठीक, एनालिसिस यही करते आ रहे थे कि हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स कितना कर रहे थे, जीरो। ठीक, अगर हमें टॉर्क निकालना है तो आपको पता है कि टॉर्क निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले किसी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले कंक्लूजन में लिखा था कि अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो, तो किसी भी पॉइंट पे जो टॉर्क होगा वो सेम रहेगा। हर एक पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं किसी भी एक की जनरल पॉइंट पे क्या निकाल लूं, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो कर दूं, इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, किसने करके देखा? कल मैंने बोला था वो करके देखिएगा कि अगर किसी पे नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम आएगी। किसने नहीं किया? सर समझ नहीं आया कैसे प्रोसीड करना है इसको। मैं हिंट दे देता हूं, कर लीजिएगा, मैं करवा नहीं रहा हूं। ओके सर। बिल्कुल सर। जैसे कि मान लीजिए कि रॉड है, इससे फोर्स यहाँ लग रहा है, इससे फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स कितना है? जीरो। 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 एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना है? जीरो है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे जनरल दो तीन पॉइंट ले लीजिए। मैंने कहा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, और ये कोई आपका डी पॉइंट है। ये आपने जनरल पॉइंट्स ले लिए। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन बताइए, कल मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यस सर। ठीक है, ये इसको मिड पॉइंट पे ले लीजिए। ये मान लीजिए x है, ये भी x है, और ये डिस्टेंस y है। अब निकाल लीजिए हर एक पॉइंट पे टॉर्क। देखिएगा हर एक पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हर एक पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू आपकी सेम होगी। यही हम लोगों ने कल कंक्लूजन लिखा।
क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा is 0 that implies thousand is true or false. False. Yes. Then definitely over the top to one. जैसे सर कंपलसरी नहीं है बट हो सकता है। कैसे? ये तो पूछ रहा हूँ। मंदिर यूनिट हो 0। आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है, रॉड है, इस पे इधर फोर्स लगा है, इस पे इधर फोर्स लगा है, तो ये तो कपल फॉर्म कर देगा ना। ये पेन है, पेन के इधर फोर्स लगा है और पेन के इधर फोर्स लगा है, तो ये तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, इसी को तो कपल कहते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो आपका नेट टॉर्क भी 0, तो ये फॉल्स स्टेट। रीजन जरूर लिख लीजिएगा, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए। सोच के बताइए और क्यों। सर ट्रू होना चाहिए। क्यों? जल्दी बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लेंगे आप लोग। एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस पे नेट फोर्स मतलब कि टाउ नेट तो 0 है, अगर इस डायरेक्शन में मैंने मान लीजिए फोर्स लगाया है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगाया 1 न्यूटन, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? डायरेक्शन, ठीक है। नेट टॉर्क 0 है ना, क्योंकि जो फोर्स है, जो हम लोग मास को कंसीडर कर रहे हैं, सिंपल मान लीजिए बड़ा सा ब्लॉक भी है, लेकिन जो फोर्स आपने अप्लाई किया कहां से अप्लाई किया? सेंटर ऑफ मास, सेंटर। तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। कल एक पॉइंट लिखा था कि अगर इसको रोटेट करना है तो यहाँ पे टॉपलिंग वगैरह नहीं पड़ रही, लेकिन आपको सिंपल सा पता है कि एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल से फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, ठीक है, ये आपका सिंपल मूव तो करेगा, ठीक है, लेकिन रोटेट नहीं करेगा। अगर मैं ऊपर प्रोवाइड करूंगा तब ये रोटेट करेगा। फोर्स में जब स्टार्टिंग क्लास में बताया था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि फोर्स पे ये डिपेंड करता है कि कहां से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं।
तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स। क्लियर है? माने कि ये लैडर दिया हुआ, ठीक है, और आपसे कहा इसका मास m है, लेंथ l। यहाँ पर अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो ये मूव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक। तो मैंने माना कि यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका एफबीडी बनाएगी, इक्विलिब्रियम में है, एफबीडी बनेगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आप एफबीडी ड्रॉ कीजिए। एफबीडी सही से ड्रॉ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल लगी होगी, एक नॉर्मल इधर लगेगा, एक एंटी यहाँ लगा होगा, और कौन सा फोर्स लगेगा? इसकी टेंडेंसी क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव करने की? राइट डायरेक्शन। आउटवर्ड, तो राइट, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट में। ठीक है, ये एफबीडी है। अब देखिए मैंने कहा कि नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एफ नेट भी 0 है एंड टाउ नेट इज आल्सो 0। दोनों चीजें 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जनरल केस करवा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग एफ नेट को 0 कीजिए। अगर एफ नेट 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, N2 और फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया कि फ्रिक्शन किसके इक्वल है, N2 के इक्वल। ठीक, और फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, म्यू N1। ये ना, फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट म्यू इनटू कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल के इक्वल। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, N1 और mg। तो N1 इज इक्वल टू mg। अब हम लोग टाउ नेट इज इक्वल टू 0 पे आ गए। इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों चीजें 0 होनी चाहिए। अगर टॉर्क को 0 करना है तो मेरे को सबसे पहले किसी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा जिसके अबाउट में टॉर्क को निकालूं। ठीक है, कल मैंने एक जनरल पॉइंट बताया था कि हम लोग जनरली किस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, जहां पे दो या दो से अधिक फोर्सेस लगे हो। ठीक है, तो मैंने इस वाले पॉइंट के अबाउट निकाला, ये पॉइंट है। ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब देखिए N1 के कारण टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण कितना होगा टॉर्क,
0, क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, mg के कारण टॉर्क कितना होगा, mg को ऐसे एक्सटेंड कर, ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, l/2, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, l/2 cos थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, mg इनटू l/2 cos थीटा। n2 के कारण कितना हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, यही होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, n2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा। दोनों के कारण टॉर्क क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी नेट टॉर्क 0। क्लियर है, तो ये जनरल इक्वेशन आपको पता चल गई। तो हमें जो भी अननोन पैरामीटर्स हैं हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये जनरल केस बनाया है, इक्वेशन कैसे डेवलप की जाती है। नोट कर लियो, mg के कारण टॉर्क का डायरेक्शन बताइए क्या है, नीचे कैसे डायरेक्शन निकालने का तरीका कल ही बताया, r क्रॉस f, जल्दी से बताइए, r इस डायरेक्शन में हुआ So ना, outward. क्रॉस f Outward. और n2 के कारण r ऊपर क्रॉस f अंदर, तो दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी नेट टॉर्क 0। चलिए जल्दी से, एक रॉड है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और मास आपका 20 केजी है। ये एंगल 37 डिग्री है, ये म्यू है और उस पे लाइन खड़ा है 60 केजी का एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आखिर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, फाइंड n1 n2 and friction so that ladder is in equilibrium। लैडर आपका इक्विलिब्रियम में, उस केस में n1 n2 फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, n1 मैंने इसको माना है, फिगर में बना देता हूं बस n1, ताकि उसी के हिसाब से सभी लोग आंसर, बस न्यू दिया हो फ्रिक्शन लिखोगे,
सर वो मैन की डिस्टेंस 3 मीटर है, क्या तो वो मैन के नीचे क्या लिखा हुआ है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? ये 50 kg का मैन है और यहाँ से डिस्टेंस है 2 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर बहुत कम हो जाएगा, तो इसको डिस्टेंस कम कर दीजिए, वैल्यू बहुत छोटी है, इसको 10 मीटर कर लीजिए, लैडर को 10 मीटर कर लीजिए। नेट फोर्स 0 कीजिए, नेट टॉर्क 0 कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर N1 700। हो सकता है, निकालना पड़ेगा। एलसीडी बना लीजिए, ये लैडर है, 20 kg है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 20 की 200 न्यूटन। एक मैन यहाँ पे खड़ा है 50 kg का, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 500 न्यूटन। इधर की तरफ क्या था N2, यहाँ पे क्या था फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या था N। इसके अलावा देखिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, एफ नेट को 0 किया। अगर मैं एफ नेट को 0 करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन और N1। इसका मतलब फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू N1। सेकंड, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, 500 प्लस 200 700, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, N2 के इक्वल। तो N2 इज इक्वल टू आ गया आपका 700। तो F इक्वल टू म्यू N1 होगा ना? क्या
फ्रिक्शन तो μ1 के इक्वल होगा ना, म्यू। फ्रिक्शन μn के इक्वल है, लेकिन फ्रिक्शन तो इसी को बैलेंस कर रहा होगा ना n1 को, क्योंकि एफ नेट को 0 करना है। अब सेकंड आएंगे टाउ नेट। सर ये 700 कैसे आया? 500 प्लस 200 वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए कितना इक्वल। अब टाउ नेट 0 करना है, तो मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालूं। ए वाले पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन के कारण टॉर्क 0, n2 के कारण टॉर्क 0, 200 के कारण, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। और ये एंगल आपको 37 दिया हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 cos 37 4 मीटर, ठीक है। तो r क्रॉस है, r इस डायरेक्शन में क्रॉस है, आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क आ जाएगा 200 के कारण, तो 200 into 4, उसके बाद 500 के कारण ये डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर, तो 8 cos 37, 8 cos 37 ये कितना हो जाएगा? लेंथ 10 मीटर मैंने कर दिया था पास में। 8 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, लेकिन 32 डिवाइडेड बाय 5 परपेंडिकुलर 10 - 2। फिगर भी देखते हैं क्या? ठीक है, तो 8 cos 37, ठीक है, into 4 500, ये टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए? n1 के कारण टॉर्क। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 10 sin 37, 10 into 3/5, कितना हुआ? 5 to 6, ये हो जाएगा n1 into 6, तो यहां से n1 की वैल्यू निकल जाएगी, और ये n1 यहाँ पे पुट करेंगे, फ्रिक्शन निकल जाएगा, n2 ऑलरेडी निकल। देखिए कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए, और क्वेश्चन निकलवाऊंगा, ये क्वेश्चन काफी लेटर। सर ये 8 मीटर कैसे हुआ? आप लोग क्वेश्चन को भूल जाते हैं क्या जब मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ? क्वेश्चन पे देखिए फटाफट। सर मैंने ना इसको सेंटर ऑफ मास से किया था, मेरा भी आंसर सेम आ रहा है। हाँ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट के बाद 10 - 2 8, मैंने सर -2 क्यों किया? मैंने यहीं पर है ना, आ गया सर। नोट कर लिया। नोट कर लिया। Yes, sir. Yes. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। एक रॉड है जिसको आपने स्ट्रिंग से ऐसे हैंग किया हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
बहुत सिंपल क्वेश्चन। दोनों केस में निकालना। एफडीडी डॉट कीजिए रॉड के ऊपर, उसके बाद नेट फोर्स 0 कीजिए और नेट टॉर्क 0 कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। टेंशन 100 न्यूटन। पहले वाले में 100 न्यूटन आएगा, तो दूसरे में टेंशन दोनों इक्वल होंगे। सर 100। देखिए इसमें टेंशन T1 मान लीजिए, इसमें टेंशन आपने T2 मान ली, और नीचे क्या लग रहा होगा mg। मैं जनरल मेथड से कर रहा हूँ, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एफ नेट को 0 कर रहा हूँ, इसका मतलब रॉड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स कितना है T1 + T2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है mg। तो पहला केस तो आपका बना T1 + T2 = mg, और सेकंड केस नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, और टॉर्क के लिए आपको क्या पता है कि मेरे को किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं तो मैं इसके अबाउट निकालूंगा, वो आपकी मर्जी है जिसके अबाउट सर निकालना। आपने बोला था कि जहां पॉइंट पे 1 से 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो वहां निकालेंगे। ये मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा निकालेंगे, मैंने बोला कि मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आसान करने के लिए, यहाँ पे तो हर एक एक फोर्स ही लग रहा है पॉइंट, ठीक है। तो आपकी मर्जी, यहाँ मानी, यहाँ मानी, यहाँ मानी, कहीं पे यहाँ मानी, यहाँ तो सर मानी, यहाँ मानी। यहाँ पे सर mg को प्रेफरेंस देने का क्या रीजन है कि हम यहीं पे कोई क्यों मान रीजन रहे नहीं, हैं? कोई रीजन नहीं है। मेरे को तो नजर आ रहा है दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, T1 T2 के इक्वल आ जाएगा, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है L/2, ये डिस्टेंस क्या है L/2, ठीक है। तो T1 के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा T1 * परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, और T2 के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा L/2, ये कैंसिल हो गया, T1 = क्या आ गया T2, T1 = T2 आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी mg/2, 100 आगे समझ में। यस सर। सेकंड वाला की मैं तो पहली बार देखा मास दिए गया, आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, T1 T2 150 सेकंड वाला ट्राई कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ट्राई करना।
सर 3 mg/4 और mg/4। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा। T1 mg/4 and देखिए 3 T1 आएगा mg/4 और T2 3 mg/4। हाँ, इधर mg लगेगा, इधर T1 और ये T2। तो अगर मैं नेट फोर्स जीरो करूं तो नेट फोर्स तो सिंपल आ रहा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m। वर्टिकल डायरेक्शन में यही फोर्सेस है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए कोई जनरल पॉइंट मान लीजिए। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, जो भी आपकी मर्जी है। मैं इसके अबाउट ना निकालूं, इसके अबाउट निकालूं, अभी बताता हूं मैंने ये क्यों माना। मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालता हूं, ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि T1 के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट मेरे को T2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बीच में रखूंगा तो T1 T2 के टर्म में इक्वेशन बनेगी दूसरी वाली, तो दो इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं तो T1 के करंट टॉर्क कितना हो गया, 0। mg के करंट टॉर्क कितना हो जाएगा, mg into l/2, ये l/2 डिस्टेंस है, ठीक। तो mg into l/2 और ये किसके इक्वल होना चाहिए, T2 के टॉर्क के कारण, T2 into ये डिस्टेंस कितनी है, l/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली Yes sir, L/6. l/2 minus l/3। तो T2 के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, T2 into l/6। तो T2 is equal to आ गया 3 mg। 4 कैसे आ रहा, सॉरी ये टोटल इसमें यहाँ पे और निकाल रहा हूँ, l/6 plus l/2, ठीक है। तो T2 के कारण टॉर्क आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, T1 के कारण आ जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं टॉर्क, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी टोटल डिस्टेंस l/6 plus l/2, ठीक है। फ्राइडे को भी आप लोगों की क्लास होगी 1 to 2:30। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। So हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हिंज से कर देता हूं, तो हिंज से करने के बाद क्या हो, क्वेश्चन आपका रियली एम्स में पूछा हुआ है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसके बाद तो डायरेक्ट मेडिकल में पढ़ाया जाता, जो डोली खत्म। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एम्स के लिए। हिंज प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक स्क्वायर प्लेट है, कॉन्सेप्ट को समझिए, एक ही दो क्वेश्चन करवाऊं पे ज्यादा नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पे आपने इसको हिंज से कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि एक रोप से आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ऐसा हो सकता है। तो ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इसका मास भी आपको गिवन है। एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी लेंथ l,
स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ L और इसका मास आपको गिवन है M। तो यहाँ पे मेरे को निकालना है फोर्स ड्यू टू हिंज के कारण कितना फोर्स डेवलप हुआ। अगर यहाँ पे मैं FBD बनाऊं तो फोर्स कहाँ लगेगा? सर वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में? अच्छा, एक ही फोर्स लगेगा? नहीं। हिंज जो है देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हिंज प्रॉब्लम में हम लोग जनरली दो फोर्सेस मान लेते हैं। मेरे को नहीं पता किस डायरेक्शन में लगने वाला है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता 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 है। मेरे को डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ पे लगेगा। तो आपने क्या किया, दो फोर्सेस मान लिए, एक मान लिया N1 और एक मान लिया N2। एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस मान लीजिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट हिंज्ड फोर्स होगा, ठीक है। अब इसका एफबीडी बनाइए तो इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो इसका मतलब N2 प्लस T शुड बी इक्वल टू mg। ये तो पहली इक्वेशन, नेट फोर्स को जीरो कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट टॉर्क को जीरो करना है तो मैं किसी के भी अबाउट, मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालता हूं। अगर मैं इसके टॉर्क निकालूंगा तो mg के कारण टॉर्क क्या होगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये N1 कहाँ से आया? माना है मैंने, हिंज के कारण आपको फोर्सेस निकालने हैं। तो जहां पे भी हिंज होगा जनरली हम लोग क्या करते हैं, x और y डायरेक्शन में मान लेते हैं n1 n2। उसके बाद इक्वेशन डेवलप करके n1 n2 की वैल्यू निकालते हैं, उससे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, हिंज फोर्स। ठीक है सर। अब इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो इस टेंशन के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। mg के कारण टॉर्क कितना होगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये डायमीटर कितना है, L√2, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण mg के कारण टॉर्क हो गया mg इनटू L√2 डिवाइडेड बाय 2। n1 के कारण टॉर्क n1 के कारण टॉर्क जीरो, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो फोर्स और पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो n1 के कारण तो जीरो हो गया। n2 के कारण n2 इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, L√2। दोनों इक्वल होने चाहिए तभी नेट टॉर्क भी जीरो होगा। यहाँ से L√2 कैंसिल हो गया, n2 इज इक्वल टू क्या आ गया, mg/2। और n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब n1 की वैल्यू कैसे निकालें, n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है।
अगर नेट फोर्स को जीरो करना है तो एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये तो आपने वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर दिया। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करूंगा तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। बट सर फिर तो ये जो हिंस्ड किया था आपने, यहाँ पे फिर एक ही फोर्स लगेगा, आपने बोला था दो फोर्स लगेंगे। मैंने बोला था, ये नहीं बोला मैंने दो फोर्स लगेगा, फोर्स तो एक ही लगेगा। मैंने बोला क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग दो फोर्सेस मानते हुए। अच्छा, फिर उसका रिजल्टेंट देखेंगे। ठीक है। मैं भी रॉड में वैसे क्वेश्चन एक करवाऊंगा, लेकिन डर भी लगता है कि उसको करवाने के बाद टेंशन छोड़ना दें आप लोग। सब हो गया। चलिए नहीं किया अभी तक, बहुत धीरे नोट कर। कर लिया सर। एक रॉड है जिसको मैंने हिंज से कर दिया वॉल पे, ठीक है। अब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये रॉड ऐसे मूव करेगा, ठीक है। फाइंड ओमेगा when it becomes vertical। इसको रिलीज कर दिया इस पोजीशन पे। क्यों? ये तो आप बताएंगे वर्क करने की जरूरत पड़े। ये आप बताएंगे तो सिर्फ लगेगा तो क्यों लगेगा, पहले बस इसके बारे में। नहीं रेगुलर नेक्स्ट वीक रेगुलर।
जल्दी कीजिए, सिंपल क्वेश्चन। सर इसमें नेट टॉर्क 0 नहीं होगा ना? 0 होता तो मूवी नहीं करती। हाँ तो उसके आगे नहीं पता चल रहा क्या करें। आई सर इसको ऐसे कर सकते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? वो तो सही है। नीचे आ रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले फोर्सेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगे होंगे? हिंज फोर्स, ठीक है, हिंज किया तो यहाँ पे हिंज फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, ठीक है। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। n1 n2 के कारण वर्क डन कितना हो रहा है? क्यों? ये मुक्त तो करना mg into l। है। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बेसिक लेक्चर याद कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम का, जब वर्क डन करवाया था। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds। ds का मतलब क्या सर था? एंगल 90 बन रहे हैं। सर mg into l। मैं पूछ क्या रहा हूँ और जवाब क्या दे रहा है? क्यों? मैं कर नहीं आता, मान लीजिए 37। अब वर्क डन का जनरल फॉर्मूला याद कीजिए, हम लोग ने वर्क डन इज इक्वल टू लिखा था F डॉट ds। तो वहां पे मैंने बताया था ds का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। mg into l। बड़ी का डिस्प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे n1 n2 तो इस वाले पॉइंट पे लग रहा है ना। ये वाला पॉइंट कभी भी डिस्प्लेस हो रहा है क्या अपनी पोजीशन से? हिंज किया हुआ है, नहीं हो रहा, वो तो वहीं पर रहेगा ना हमेशा। तो वर्क डन बाय n1 एंड n2 0, ठीक है। इसके बाद कौन सा फोर्स बचा? mg। mg कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। मैंने कहा कि रॉड ऐसी होगी वर्टिकल, तो रॉड नीचे आया मतलब कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, कितनी डिस्टेंस पे आ गया? L/2। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा, प्योर रोटेशन हो रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? mg/L/2। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और लीनियर मोशन में क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। आई का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है? एंड के अबाउट। तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये ओमेगा mg L/2 निकाल लीजिए वैल्यू। √3g/L। कॉन्सेप्ट को लिखिए। मैक्सिमम लोगों को पता था कि एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, ये भी पता होना चाहिए।
रोटेशनल मोशन के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ टच कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कई सारे कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आ रहे, क्योंकि उस पर जब तक हम लोग बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन नीट में बहुत पूछा नहीं गया, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, एम्स में आया हुआ। ठीक, इसलिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर देखिए और उसमें आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस पोर्शन पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना है, वो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। तो जो डाउट सेशन होगा नेक्स्ट वीक में, आपको जो डाउट सेशन में रखूंगा, इस वीक में नहीं रखना, रोटेशन खत्म होने के बाद मंडे ट्यूसडे कभी भी डाउट सेशन रखूंगा, जिस दिन खत्म होगा उसके नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर कीजिए, उसमें देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा पूछे गए। अगर उस पोर्शन पे कहीं पे डाउट आ रहा है, चाहे कॉन्सेप्ट में हो या न्यूमेरिकल में, वो उसी दिन पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउट सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, रोटेशन के लिए मैं रखूंगा कि कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया तो उसको भी पूछ लीजिए डाउट सेशन में। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कीजिए, अभी भी 5 दिन का टाइम है, मैं मंडे ट्यूसडे के बारे में बात कर रहा हूं, उसी दिन डाउट सेशन होगा। तो 5 दिन में देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा आया है, और उस वाले पोर्शन पे अगर आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं। आप लोग क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, पहले देखिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो भी थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, और उसी में आप लोग फंस जाते हैं, सर इस थ्योरी में इसका आंसर ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है, उसके बाद आपके जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन वगैरह नहीं हो रहे उसको फिर पूछो। ठीक, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिएगा, रोटेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि पता चला कि मैं इस वाले प्रॉब्लम करवा रहा हूं और इसी बात को 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं और आगे साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 20 क्वेश्चन का मतलब है 2-3 दिन लग जाएंगे, रॉड के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें लिमिटेशन को ध्यान में रखना है कि जहां से पूछा जाता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक, अभी एक दो वैरायटी बता दूंगा, अब बोल भी दूंगा कि इस पे प्रैक्टिस मत कीजिएगा, कहीं पे किसी भी बुक को फॉलो करना। चलिए, सेम क्वेश्चन है, अब हमें निकालना है कि किसी भी पर्टिकुलर थीटा पे ओमेगा क्या होगा। सेम क्वेश्चन, रॉड को मैंने यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन से क्या क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, ये किसी थीटा एंगल पे आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो थीटा एंगल पे ओमेगा क्या होगा। फाइंड ओमेगा एट एनी एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो L/2 cos थीटा ले लेंगे। हाँ, ऐसे कुछ लेंगे। तो √3g cos थीटा बाय L हो जाएगा सर। मान लीजिए किसी थीटा एंगल के लिए यहाँ इस समय इसकी ओमेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ चुका हो, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ, ठीक, ये डिस्टेंस L/2 है। ये कितना है, L/2 cos थीटा। cos थीटा कि sin थीटा, एक सेकंड, साइन थीटा होगा सर। हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस, साइन थीटा होगा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल कैपेसिटी, बस यही करना। तो डिक्रीज कितना हो गया, mg L/2, ये डिस्टेंस है L/2 sin थीटा इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी।
हमें रॉड के इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए रॉड में अगर किसी में भी आपको मिलता है कि फाइंड हिंज्ड फोर्स, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 डिग्री, वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन में रेडियल और दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन करेगा तो दोनों एक्सीलरेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, एटीबी और एसीबी। और एटी एसी आएगा तो उसके बाद फिर हमें हिंज से फोर्स भी देखना पड़ेगा कि कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नीट लेवल पे नहीं आएंगे, ठीक है। कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपने हिंज करके इतना थीटा पे कितना वैल्यू होगी, ये सब चीजें, जो रोटेशन में जहां पे चीजें चेंज हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम हम लोग एनएलएम में भी करते आ रहे थे, लेकिन एनएलएम में हम लोगों ने क्या माना था कि जो भी रोप और पुली है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट ये माना था। और दूसरा पॉइंट ये माना था कि जो पुली थी वो कैसी थी, मासलेस थी, मासलेस थी, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करते थे, लेकिन इस पार्ट में जब हम लोग रोटेशन में पुली ब्लॉक सिस्टम लेंगे तो उसमें यहाँ पे मासलेस पुली नहीं होगी, उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब कि मास होगा, ठीक है। और दोनों रोप और पुली के बीच में क्या एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन, ठीक। इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इससे थ्योरी बेस्ड पूछी गई है, कई बार थ्योरी पूछा गया, ठीक है। उसके बाद रटने में आप लोग ऐसे माहिर हैं, 4 इक्वेशन बताऊंगा, रट जाइएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पुली ब्लॉक, ठीक। तो थोड़ा सा पुली ब्लॉक सिस्टम एक बार पढ़िए कि रोटेशन में कहाँ पे चीजें चेंज आती है, थ्योरी को पढ़िएगा ताकि कल थोड़ी सी चीजें समझ में आए पुली ब्लॉक सिस्टम। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा रोलिंग, ठीक है। ये सिर्फ 3 टॉपिक आपके बचे हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग, चैप्टर 2, ठीक है। इसलिए 3 दिन, कल, परसों और सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो मंडे तक जो भी डाउट को इकट्ठे कर दीजिए, और रेगुलर क्लास में डाउट होंगे, अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो 2 लेक्चर रख दूंगा, मंडे और ट्यूसडे, दोनों दिन डाउट, इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन के लिए अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो काइनेमेटिक्स मतलब कि पूरा मैकेनिक्स आपका कवर हो जाएगा, उसमें सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहला वाला काइनेमेटिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही सोच लीजिए एक सिंगल चैप्टर है जो पूरे मैकेनिक्स को कवर करता है, ठीक है। सिंगल चैप्टर कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, जितनी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर हो गए तो मैकेनिक्स लगभग 36 नंबर का आता है आपका, तो आप लोग 20 तो लेकर आ ही जाएंगे, अगर अच्छे से क्लियर है तो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। सर आप सेंड कर रहे थे क्या क्या सर, रोटेशनल का वीडियो लेक्चर। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। सर एनसीईआरटी में तो पुली ब्लॉक सिस्टम की थ्योरी है नहीं, कहाँ से पढ़े? डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, डाउनलोड तो कर सकते हैं ना।